Hello students, welcome to BSc Coaching, वैभव 100 लेट्स इंस्पायर बिहार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के डिस्कशन क्लास में। आपने टेस्ट बहुत खूबसूरती से दिया होगा, यही उम्मीद करता हूँ। पेपर भी इजी था। उसी डिस्कशन को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन का। ठीक है, जैसा कि आपने पाया होगा कि मैथमेटिक्स सेक्शन आसान, रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए थे, क्योंकि हम लोग का मकसद ये है कि अंडर प्रिविलेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर से भरपूर, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। वही इनिशिएटिव है वैभव 100 आपके सामने देख रहा है। हम लोग 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनको हर तरह से हम लोग का सपोर्ट रहेगा अप टू सिलेक्शन तक। तो यही एक तरह का हम लोग के तरफ से इनिशिएटिव है। वैभव 100 इसी का नाम है, जो कि हमारे सर ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, वैभव सर ने। तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्लान किया है कि आप लोगों में से जो क्वालिफाई करते हैं उनको पूरी तरह हम लोग का सपोर्ट रहेगा, और तब तक उनका हम लोग सपोर्ट करेंगे जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आज आपने टेस्ट भी दिया और देखा कि रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश, मैथ्स, कुल मिला के मैथ सेक्शन आप लोगों को आसान आप लोगों ने पाया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही इजी थे या थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का था। तो सबसे पहले अब बिना वक्त गंवाए आते हैं आज के डिस्कशन क्लास में। तो पहला सवाल जो था बहुत ही आसान था। पहले प्यारे बच्चे, आप पहले आंसर्स पहले देख लो, पहले आंसर्स अपना मैच कर लो। ये पहला क्वेश्चन का आंसर पहले आप देख लो। आंसर्स आपके सामने मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 12। एक सेकेंड। उसके बाद जहाँ डिफिकल्टी होगी वहाँ एक एक चीज़ों को बताया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36, द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 42, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। ए और बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, तो सी और ए के बीच कितना का फर्क है, कितने का अंतर है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक सेकेंड में आप ऐसे सवालों को बना के दिखा सकते हो। बोलो कैसे। बी और सी का एवरेज है 42 और ए और बी का एवरेज है 36। तो सबसे पहले प्यारे हम लोग डिफरेंस निकाल लें। 42 माइनस 36 इंटू 2। बस इंटू 2 इसलिए करेंगे क्योंकि एवरेज दो संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है। तो 42 माइनस 36 इंटू 2, यानी इसका सही जवाब है 12। ठीक है, यही रीजन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 12। ठीक है, तो यही सब आपको टेक्निक अपनाना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन को देख लो। कहा जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन में प्यारे कि a sum of money becomes 3 times in 10 years at the rate of CI compounded annually. In how many years will it become 243 times? तो जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लिया जाता है। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, बैंक ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सीएच, कोई भी एग्जाम में आपको हर कुछ पढ़ना होता है। हर टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मेनली परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मिक्सचर, मेंसुरेशन, ट्रिगो, इन सारे पोर्शन से, इन सारे एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब जो बच्चों को इसका टेक्निक नहीं पता होगा तो वो बहुत लेंथी वे में बनाएंगे। हम लोग का प्रयास रहेगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को टाइम लिमिट, विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में कैसे सॉल्व करना है। अब इसी सवाल को अगर मैं डिटेल में जाऊं तो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कंसेप्चुअली। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लोगे, हम आप लोगों को हम ट्रेन करेंगे, उस वक्त हम कंसेप्ट से भी और साथ ही साथ ट्रिक वाइज भी सवालों को रखेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे तुरंत बनाना है, ये आज हम लोग का डिस्कशन में मेन फोकस है। ओके, तो तीन गुना होने में 10 साल लगते हैं। तो याद रखना प्यारे कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का क्या शॉर्टकट टेक्निक है। सबसे पहले सीआई की बात हो रही है तो देख सकते हो कि 3 गुना होने में, 3 टाइम्स होने में 10 ईयर्स लग रहा है, तो 243 टाइम्स होने में
243। अब देखो CI का ये फीचर है, ये कैरेक्टर है, ये क्वालिटी है कि ये जीपी में आपका चलता है। तो 3 टाइम्स होने में 10 साल लग रहे हैं, तो 243 को हम लोग 3 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। जो भी यहां पावर में आएगा वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 इंटू 5। तो 3 गुना होने में 10 साल लगेंगे, तो 243 गुना होने में कितने साल लग जाएंगे? 50 साल। 50 साल लग जाएंगे। तो इसका सही जवाब है 50 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए भी 1-2 और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, सो डोंट वरी। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा था, हम लोग देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, जरा समझना थोड़ा मन से। अगर मैं कहूं कि 2 टाइम्स होने में CI का ये 2 टाइम्स होने में अगर 7 ईयर्स लग जाता है CI के निश्चित रेट से, तो आपसे सवाल अगर कोई पूछे कि 8 टाइम्स होने में कितने साल लग जाएंगे, 8, ऐसे सवाल अक्सर प्रीवियस पेपर में आप पाओगे। तो 8 टाइम्स को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, 2 क्यूब ना। तो इस टेक्निक को समझ लो। तो यहां 3 जो आया ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 3, यानी 8 गुना होने में कितने साल लग जाएंगे? 21 ईयर्स लग जाएंगे। ओके, चलो एक और फाइनल क्वेश्चन, एक फाइनल एग्जांपल मेरी तरफ से, ठीक है। तो तरह तरह से चीजें आपके सामने रखी जाएगी, आपको बस फॉलो करना होगा। जैसे 5 टाइम्स होने में अगर मैं कहूं कि 10 साल लग जाते हैं, 10 ईयर्स, तो 625 टाइम्स होने में कितने साल लगेंगे? 625 टाइम्स होने में। तो कभी भी है ना 25 का स्क्वायर लिखने का प्रयास मत करना, जो ऊपर का है बेस, उसी बेस से नीचे भी लिखना है। यानी 5 का पावर 4 ना लिखेंगे आप 625 को, 5 टू द पावर 4। तो मेरा कहना था ये जो 4 आया ना, उसी से ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देना। एकदम शॉर्टकट टेक्निक बताया जा रहा है, ये हमेशा काम आएगा। और डिटेल में जाओगे, पूरा फॉर्मूला लेके चले होगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। यही समझाने का मेरा मकसद था। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था। हाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी देखो, ये भी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% above the CP and allows a discount of 30% on the mark price. If his profit is 5%, then the value of X will be. एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से X% अधिक रखता है। जैसे ही X% कहीं पे लिखा हुआ पाओगे तो समझ जाना एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपसे X की ही मान पूछी जाएगी। तो X% अधिक रखता है, लेकिन 30% का डिस्काउंट भी दे रहा है, उसके बावजूद वो कितना परसेंट का प्रॉफिट गेन कर रहा है? 5% का। तो आपको पता लगाना है X की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसके लिए ऐसे सवालों के लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। जो बच्चे इस फॉर्मूला से अवेयर होंगे वो तो तुरंत कैच कर लेंगे। अगर इक्वल्स टू गेन परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट, अगर मान लो ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसका भी उपाय है। हम लोग 100 लेके भी कैंडिडेट के सामने सॉल्यूशन रखते हैं, वो रखेंगे। फिलहाल अभी इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। x यही तो आपको फाइंड करना है। y यहां क्या है? y यहां डिस्काउंट का परसेंट है। डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है डियर कैंडिडेट? 30 ना। तो x माइनस 30 माइनस 30x बाय 100 इक्वल्स टू 5 ना। गेन कितना हो रहा है? 5। अब इसमें पुट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो 70x बाय 100 इक्वल्स टू 35। अब देखो तो 35 2 ज़ा 70, 250 ज़ा 100, यानी x का वैल्यू क्या आया? 50 ना। यानी कितना परसेंट एबव मार्क किया होगा? वो दुकानदार 50% मार्क अधिक किया होगा सीपी से। जब भी कोई एमआरपी लगाता है ना, मार्क प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से एबव मार्क करता है। बिजनेस का यही फंडा है। ओके, तो चलिए, ये तो हो गई बात x लेके। कुछ बच्चों को अगर बिना ये फॉर्मूला से बनाने का अगर मन करे कि सर ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता,
इसका और कोई अल्टरनेट मेथड है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। मान लेंगे सीपी कितना 100, सीपी कितना है ज्यूम कर लो 100, फाइनली उसे 5% का गेन हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस डेफिनेटली रही होगी 105। अब वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तब वो 105 में बेच रहा है, तो एमआरपी क्या रही होगी ये निकाल लो, मार्क प्राइस। तो एमआरपी जो रही होगी तो 150 इंटू 100/70, 30% डिस्काउंट मतलब 70% पे बेचना, तो अपॉन 70, तो यहां से आपकी वैल्यू आ रही है 150। तो देखो तो अगर कितना अधिक मार्क किया गया है सीपी से 50% ना अबव, तो यहां पे लिख दोगे 50% अबव, तो ये तरीका होगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेशक बनाने में आप लोगों को कोई ट्रबल नहीं हुआ होगा। ओके, तो अब हम कुछ देर बाद वैसे वैसे क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जिसमें मैं समझता हूं, मैं फील करूंगा कि आपको थोड़ा सा फेस करना होगा। फिलहाल हम लोग आंसर्स देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए ज्यादा लोड लेने का नहीं है, ठीक है। जैसे कि 4th नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, कहा जा रहा है कि 3 आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹200 ईच, 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 200 रुपए में खरीदा गया। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक को 10%, एक को बेचने पर 10% की हानि हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि इफ द अदर 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एज टू गेन 20% ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। बताइए वो दोनों वस्तु जो बच गया है बेचने के लायक जो है, जो बेचना है, उसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचोगे, ताकि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो व्हाट इज गेन परसेंट ऑन द 2 आर्टिकल्स, गेन परसेंट बताइए 2 आर्टिकल्स का कितना होगा। ओके, अब देखो इस सवाल का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये हम लोग सीख लेते हैं तुरंत, ठीक है। इस सवाल को आप कैसे टैकल करोगे? सबसे पहले एक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक हिदायत है, यहां पे राशि कुछ भी रहे इससे हमें कोई लेना देना नहीं। पहली बात यहां रुपीस कुछ भी रहे, 200 रहे या 2 लाख रहे या 19,000 रहे, इस पर बिल्कुल गौर मत करना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ 10%, तो लॉस ऑफ 10% मतलब हो गया 1/10, 10% मीन्स 1/10। अब याद रखना ये आपका होता है सीपी, बेस जो होता है वो सीपी होता है, तो सीपी हम लोग मान लिए 10 यूनिट, तो एसपी होगा ना 9 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट का ना लॉस हो रहा है, तो सेल किए होंगे डेफिनेटली 9 यूनिट पे। अब बताओ बचे हुए 2 आर्टिकल्स होंगे, उनकी भी सीपी 10 यूनिट रही होगी कि नहीं? बचे हुए जो आइटम्स हैं उनकी भी सीपी 10 यूनिट ही रही होगी, क्योंकि 200 ईच है, तो यहाँ 10 है, रेशियो में 10 है, तो बाकी जो 2 वस्तु बच गए उनकी भी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी प्यारे? 10 ही रही होगी। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि पूरे व्यापार में उसे 20% का लाभ होना है, पूरे व्यापार में उसे 20% का लाभ होना है, यानी टोटल जो इसकी कॉस्टिंग हुई, टोटल कॉस्ट तो 30 पड़ा, तो टोटल सेल जो होना चाहिए, टोटल सेल वो 36 होना चाहिए, क्योंकि 20% का गेन हो रहा है, 20% गेन मतलब 6 रुपीज का गेन, यानी टोटल सेल होना चाहिए 36 का, और टोटल लागत हुई है 30। तो बताओ 9 रुपए तो आपने पहले ही बेच करके एक वस्तु को किनारे कर रखा है 9, तो इस 2 वस्तु से मिल करके, ये 2 वस्तु जब मिला तो कॉस्टिंग लगी 20, तो 27 रुपए पे ना बेचना पड़ेगा, इन 2 वस्तु को मिला करके 2 वस्तु को बेचना पड़ेगा 27 पे, क्योंकि 9 + 27 बिकम्स ना 36 ही उसका टारगेट है। तो देखो 9 रुपए ऑलरेडी उसने प्राप्त कर लिया है सेल करके, लेकिन अब बाकी जो बच्चे वस्तु हुए 10 के, उसको वो बेचना चाहेगा 27 पे, बस बन गया। तो बोलो 20 की वस्तु 27 पे बेचना चाहेगा, तो 7 रुपए का ना गेन, और लागत तो 20 की हुई बाकी 2 वस्तुओं की, इंटू 100, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 35%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35%, यही मैं कह रहा था। तो ये भी सवाल आपको बनाने में आई डोंट थिंक कि कोई मुसीबत आई होगी, ओके, क्योंकि ये सारे पेपर, आज के पेपर का जो क्वेश्चन था वो आसान मेरी समझ से, लेकिन हम तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करे जा रहे हैं, लेकिन जहां लगेगा कि ये आप बना लिए हो, ऐसा तो नहीं है जरूर ये सब पढ़े ही होगे, ठीक है।
कंपटीशन में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखता है, स्थान रखता है। ये सब कभी ना कभी देखना, जब आप एग्जाम दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग अभी से ही ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास शुरू कर दें करना। ओके, अब देख लो यही क्वेश्चन सामना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है। पार्टनरशिप में ABC स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट ऑफ द टोटल कैपिटल, ए इन्वेस्ट A invest of the total capital, B invest 25% of the remaining and C invest the rest, ठीक है। A invest, यहां पे A invest 33 1/3%, यहां पे करेक्शन कर लो डियर, 33 1/3% of the total capital, 33 1/3% of the total capital, 33 1/3% of the total capital, ठीक है। B invest 25% of the remaining and C invest the rest, ठीक है। बाकी सब बरोबर है। 33 1/3%. If the total profit at the end of a year is rupees 1,62,000, then A share in profit is, सबसे पहले प्यारे एक बात का ध्यान रखना, ऐसे सवालों को जब भी आप बनाने बैठो तो इसका फ्रैक्शन लिख लिया करो। हम लोग परसेंटेज में जब हम यहाँ पे डिटेल में हम लोग क्लासरूम में बताते हैं तो इसका पहले हम लोग अपने विद्यार्थियों को इसका क्या बता देते हैं, फ्रैक्शन यानी रेशियो। तो 33 1/3% का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1/3 और 25% का एज यू नो 1/4। तो ऐसा कैपिटल लो जो कि 3 और 4 का मल्टीपल हो, इससे देखना फायदा है ना, पूरा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका 3 और 4 का ऐसा कैपिटल एज्यूम करो जो 3 और 4 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो 3 और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 12। तो मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल है 12 लो, 120 लो, कुछ भी लो, लेकिन 12 के मल्टीपल में लेना। यही मेरा सुझाव है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सुझाव, ठीक है। 12 ले लो, माना कि कुल पूंजी कितनी है, 12 है। तो देखो अब 12 है तो ए ने 12 का 1/3 निवेश किया यानी 4, एकदम मन ही मन कैलकुलेट करो, ठीक है। 12 का 1/3 4, फिर बचा कितना अब धन, 8 का 1/4, 8 का 1/4 ये किसने निवेश किया प्यारे, 8 का 1/4 बी ने निवेश किया। तो 8 का 1/4 हुआ 2। अब बताओ ए बी 4 और 2 इसमें इन्वेस्ट कर चुका, टोटल 12 था। तो सी का जो इन्वेस्टमेंट होगा 6 ही ना यूनिट होगा, तो 4 2 6 का रेशियो बनेगा। ये फायदा मिलेगा जब आप इस तरह से एज्यूम करते हो, यानी रेशियो क्या होगा 2:1:3। अब इसमें किसका शेयर निकालना था, इसमेमें ए का शेयर निकालना था। तो ए का शेयर जो होगा, ए का 2:1:3 है, तो 2/6 इंटू 1,62,000, 2/6 इंटू 1,62,000 बोले तो 54,000। तो ए द्वारा निवेश की गई, ए का लाभ में हिस्सा क्या होगा 54,000, यानी ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चीजों को समझ रहे हो, इसलिए मैं ये बातें अभी आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। जहां लगेगा कि हां ये बताना बहुत ही आवश्यक है, या आप लोग अगर जो सवाल हमें लगता है कि ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर मैं स्किप करूंगा, राइट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, यही रीजन है मैं एक एक क्वेश्चन आपके। अब देखो यही क्वेश्चन ले लो, अब इसमें हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप लोग तो बना ही लोगे, बस थोड़ा सा हिंट आप तुरंत कैच कर लोगे। ए इज 20% मोर देन बी एंड बी इज 25% मोर देन सी। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट सी इज लेस देन ए, है ना, बहुत ही साधारण सा सवाल। तो इसका फटाफट आंसर ही कर लो, 5 का ए होगा, ठीक है, 6 का ए 33.33%, ठीक है। बोलोगे कैसे, ये भी किसी बच्चों के मन में सवाल उठेगा कितना जल्दी। अब ये सब क्वेश्चन देखो 20% मोर है, तो 20% मोर का मतलब होता है 6:5। ए और बी के बीच रेशियो क्या हो जाएगा 6:5, 20% मोर 6:5। और बी जो है 25% मोर देन सी, तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, वो 25% मोर है किससे, सी से,
25% मोर का मतलब 5:4। अब बताओ, बी तो ऑलरेडी बैलेंस है, बी बैलेंस है ना, तो एबीसी को हम लोग एक छत के नीचे लिख सकते हैं, कितना 654। अब सवाल क्या कहा गया, 654। सवाल क्या कहा जा रहा है कि सी बताइए ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से। तो सी जो है, सी के पास 4 यूनिट है और ए के पास 6 यूनिट है, तो 2 यूनिट ना सी कम है ए से, तो 2/6 देन ए ऑफ देन के बाद जो भी नेम होता है, जो भी इनकम, उसको डिवाइड करते हैं। ये हम लोग बेसिक चीजें इसके बारे में परसेंटेज में हम लोग सीखते हैं। तो 2/6 इंटू 100 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो वाकई 33.33% आएगा। तो यही रीजन था कि मैंने बिना बनाए ऑप्शन ए कह डाला। ठीक है, तो ऐसा ही उम्मीद करता हूं आप लोग ज्यादातर बच्चे इसी तरह से बनाए होंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना है। ओके, अब देखो ये सवाल, ये प्रॉब्लम जो है अलजेब्रा से लिया गया है। अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रा एडवांस मैथ्स का। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों प्यारे, सबसे पहले ख्याल रखना है अलजेब्रा में फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला में जैसे आप कह सकते हो a + b होल स्क्वायर, एवरीबडी नोज इट, a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a³ + b³ a + b × a² - ab + b², एकदम जुबान पे होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम आपके सामने अभी दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली a³ + b³ + c³ - 3abc पर बेस्ड है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, a यानी 3x + 1 का होल क्यूब है, a³ + b³ + c³। अब देखो यहां 6 है तो 3 होना चाहिए, 3abc, तो 3 को हम रखेंगे और 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a के प्लेस पे 3x + 1 है, b के प्लेस पे x - 3 है और c के प्लेस पे 2x - 4 है। यहां जानबूझ के दिया हुआ है x - 2, तो इसे हम लोग 3 इंटू करके 3x + 1 इंटू x - 3 इंटू 2x - 4 लिख सकते हैं, बोलो प्यारे, लिख सकते हैं ना। अब जाकर के ये किस फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। तो a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। तो a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल्स टू 0, और तीनों अनइक्वल है, तो क्या हो जाएगा, a + b + c इक्वल्स टू 0। यानी क्या कर लेंगे बताओ, 3x + 1 + x - 3 + 2x - 4 इक्वल्स टू 0। अब 3x + x, 4x + 2x 6x, और यहां पे देखो जरा, -3 - 4 -7 + 1 -6, तो 6x इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 1 ना, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 1 हो जाएगा, राइट। हाँ देखो, अब ये सवाल ले लो, अगला सवाल, 2 linear equations 4x - 2y = 10 and 4x + ky = 2 intersects each other on a point A4. अब 4, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है। तो यहां पे ये x हुआ, ये y हुआ, तो y का वैल्यू यहां 4 पहले यहां पुट करके देखो, फिर x का वैल्यू पता लगाओ। तो जल्दी से 4x - 2 × 4, y के प्लेस पे यहां 4 पुट करना है, इक्वल्स टू 10। तो 4x = 18, 4x = 18, तो x = 9/2,
x इक्वल्स टू 9/2 आया तो k का मान क्या होगा, देयरफॉर हेंस क्या करेंगे, k का मान जानने के लिए तो 4 इंटू 9/2 प्लस k इंटू वाई का वैल्यू कितना लेंगे 4 ना, 4 वाई एक्सिस पे ना कट कर रहा है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2। अब बताइए यहां से हम लोग k का मान पता लगा सकते हैं 18, तो 4k इक्वल्स टू -16, 2 -18 -16, तो k का वैल्यू कितना होगा -4 ना, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, k का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। फटाफट आंसर करते चलो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ्स में मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया क्वेश्चन है। जैसा कि देख सकते हो कहा जा रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹720 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ X%, व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹750 प्रॉफिट इज X + 5%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अब देखो थोड़ा सा तेज बनो, यहां पे इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 720 और 750 के बीच का डिफरेंस देखो 30, और x और x + 5 के बीच का डिफरेंस देखो 5%, तो 5% इक्वल्स टू 30, 5% इक्वल्स टू 30। कोई भी आर्टिकल का, कोई भी आइटम का प्यारे कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप का 100% होता है, तो 100% विल बी हाउ मच, तो 5% इक्वल्स टू 30, देन 100% विल बी क्या, तो 30 इंटू 100 बाई 5, 600। अब आप ही बताओ 600 सीपी निकल गया, ये सीपी है हमारा 600 और 720 में हम बेचे थे तो प्रॉफिट निकल जाएगा 120, तो 120 जो है 600 का कितना परसेंट है, तो 120 जो है 600 का कितना परसेंट है 20% ना, यही ना x हुआ, यही ना वैल्यू ऑफ x आया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है, ये सब शॉर्टकट टेक्निक है, इसको हम लोग विस्तार से हम लोग ये क्लासेस में स्टडी करते हैं। यहां पे फिलहाल आपको टेक्निक बताया जा रहा है कि आप आज के टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट ले सकते थे। अगर थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा बहुत भी आपको प्रायर नॉलेज होता तो आप इस तरह से अटेम्प्ट ले सकते हो इस तरह के क्वेश्चन का, क्योंकि कहा ही गया है विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। Winners do not do the different things, but they do the things differently. Winners never quit, quitters never win. Winners are too busy to be sad, too positive to be doubtful, too optimistic to be fearful, and too determined to be defeated. These are the qualities of winners. ठीक है, winners की ये सब खासियत है, कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागता, जो भागता है वो कभी भी फतह नहीं कर सकता, जीत हासिल नहीं कर सकता। ये सब बातों का ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, यहां 720 और 750 में कितने रुपीस का अंतर है, 30 रुपए का। यहां पे प्रॉफिट में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 5% का, तो 5% बराबर 30 कर लिए, तो 100%। कोई भी चीजों, कोई भी आर्टिकल का, कोई भी सामान का कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% होता है, तो 100% विल बी हाउ मच, 600। तो 600 हुआ कॉस्ट, 720 में हम बेचे तो 120 का ना गेन कमाए, तो यही रीजन है मैंने 120 डायरेक्ट लिख दिया परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 120 जो है 600 का कितना परसेंट है, 20%, वही तो x है, वही ना x है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ देखो ये रहा मेंसुरेशन का एक सवाल। कहा जा रहा था कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स इज x:y एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज a:b। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, रेशियो निकालना है प्यारे। अब जैसे कि आप सबको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, πr²h। r क्या है, रेडियस है, h क्या है, हाइट है, ये आपको पता होना चाहिए। πr²h वॉल्यूम होता है। यहां पे देखो प्यारे, यहां पे दिया हुआ है टू सिलेंडर्स का रेशियो ऑलरेडी दिया है, वॉल्यूम कितना x:y, यानी वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है x/y, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ये πr²h लगाएंगे, तो पाई डायमीटर दिया हुआ है कितना a:b, तो इसका जो रेडियस होगा a/2, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, इंटू h1 ले लो, h1 क्योंकि दो सिलेंडर है ना, हाइट अलग अलग होंगे, अपॉन पाई, दूसरा डायमीटर कितना है b है, तो b/2 होल स्क्वायर,
इंटू H2, तो पाई पाई कैंसिल। अब देखो 2 का स्क्वायर यहां भी कैंसिल, तो कुल मिला के जो H1 H2 आएगा वो x इंटू बी स्क्वायर अपॉन y इंटू ए स्क्वायर ना, y इंटू ए स्क्वायर। यही आपका हाइट का रेशियो हो जाएगा प्यारे, हाइट का यही रेशियो हो जाएगा, x इंटू बी स्क्वायर अपॉन y इंटू ए स्क्वायर, यानी थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द इफिशियंसीज, याद रखना टाइम एंड वर्क में हम लोग इफिशियंसी के लिए ही तत्पर रहते हैं। एक बार अगर इफिशियंसी दे दिया जाए तो आसान हो जाता है चीजों को निकालना। तो इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी कहने का मतलब यह हुआ कि ए जो है ना 7 यूनिट पर डे कर सकता है, बी जो है 5 यूनिट पर डे काम कर सकता है, और सी जो है 4 यूनिट पर डे काम कर सकता है। बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखो रूल क्या है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का, रूल यही है तीनों मिलकर के 35 दिनों में काम कर लेते हैं, तो टोटल जो वर्क होगा, पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तीनों के एफिशिएंसी को जोड़ो, तो 7 जोड़ 5 जोड़ 4 16 इंटू 35 दिन में ना कंप्लीट कर रहा है, तो 16 गुना 35 480 80 560 यूनिट है, टोटल है 560 यूनिट वर्क। ठीक है, अब देखो ए और बी ने 28 दिन तक वर्क किया, ए और बी ने 28 दिन तक वर्क किया, तो बोलता है कि रिमेनिंग वर्क सी कितने दिनों में पूरा करेगा। है ना, बहुत आसान। 28 दिन तक ए और बी ने काम किया, तो कितना काम किया पहले यह पता करो। ए और बी ने, ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया, टोटल याद रखना 560 है। ओके, तो ए और बी यानी इनकी इफिशियंसी 7 + 5 12 इंटू 28 दिन तक काम किया, तो 28 गुना 12 कितना होगा, 28 280 और 56 336 यूनिट ए और बी ने काम किया। अब बताओ प्यारे बचा कितना यूनिट, बचा आपका 224 यूनिट बचा ना, रेस्ट 224 घटाओगे ना तो 224 यूनिट बचा आपका 224 यूनिट। अब जैसा कि देख सकते हो कि सी की पर डे एफिशिएंसी कितनी है, पर डे काम करने की क्षमता 4 यूनिट, तो 224 यूनिट को करने में सी कितना टाइम लेगा, तो 224 बटा 4 यानी 56 दिन में वो काम फिनिश कर देगा। कौन, सी, बचा हुआ काम को 56, यानी ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन टू दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये सब टेक्निक आपको लागू करना होगा, अप्लाई करना होगा, पूरा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है तो शॉर्टकट टेक्निक आपको सीखना ही सीखना होगा, चाहे आप कैसे भी किसी भी सोर्स से सीखो, लेकिन सीखना पड़ेगा। ओके, यही सब टेक्निक हम लोग शेयर किया करते हैं अपने स्टूडेंट से। तो यहां भी आपको यही चीज अप्लाई करना है। जैसा कि देख सकते हो ए और बी ने 28 दिन काम किया, तो 336 यूनिट काम हो चुका, तो बचा सी के लिए 224 यूनिट अभी भी बचा है। तो चूंकि हमें पता है कि सी जो है पर डे 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 224 यूनिट को फिनिश करने में उसे 56 दिन लग जाएंगे, ये बात है। ओके, तो डू नॉट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, मेक द थिंग्स हैपन। देखो ना अगला सवाल कितना नॉर्मल सा है। अब बहुत लोग जिनको अलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं पता है वो तो भाग खड़े होंगे ऐसे क्वेश्चन को देख के, बिल्कुल आपको भाग खड़ा नहीं होना है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन x + 1 आवर्स इज x³ + 1 किलोमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, x³ + 1, तो स्पीड है, डिस्टेंस है x³ + 1। अब डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम कितना ले रहा है, x + 1, यही ना आपकी स्पीड हो जाएगी। अब देखो ऑप्शन में तो इस फॉर्म में दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां देख सकते हो a³ और 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, तो 1 पर क्यूब भी तो डाल सकते हो ताकि ये फॉर्मूला में आपको नजर आने लगे। तो a³ + b³ आप क्या जानते हो, एक्सपेंशन a + b इंटू a² - ab + b² यानी 1, और x + 1 ऑलरेडी नीचे डिवाइड है, तो x + 1 विल बी कैंसल्ड, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x² - x + 1, यानी ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन।
ये सब टेक्निक आपको काम आना, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस फॉर्मूला बेसिक चीजें आनी चाहिए, यही हमारा डिस्कशन का मेन मकसद है कि आपको बेसिक चीजों से रूबरू कराना। अब इसी क्वेश्चन को ले लो, ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस कहा जा रहा है क्या, अ स्ट्रेट वर्टिकल पोल वाज ब्रोकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन इन सच अ वे दैट इट्स टॉप touched the ground at a distance of 6√3 meter from the bottom of the pole and made an angle of 30 degree with the horizontal. What was the height of the pole? Height of the pole. देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए याद रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात का ख्याल रखना है, जब तक आप फिगर नहीं बना लेते तब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते। पहले फिगर सोचो मन में, एक पोल था, वो गिर गया, साइक्लोन आया, गिर गया, यहां से मान लो गिर गया, ठीक है। तो गिरा तो ये कितना दूरी पर गिरा ग्राउंड से, बोलता है 6√3 का, है ना, 6√3 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस कितना, 6√3 मीटर। और कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। तो मान लो प्यारे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, समझो यहां। तो हमें हाइट पोल की निकाली। पहले तो पोल पूरा यहां तक था, फिर ना वो चक्रवात के कारण यहां टूट गया और यहां ग्राउंड पे गिर गया 6√3 मीटर पे, ठीक है। तो यानी आपको ए बी और बी सी निकालना है। अब देखो इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ज्ञान होना आवश्यक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो जैसा कि देख सकते हो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ए बी और हमें बी सी निकालना है, ए बी और बी सी। तो एक बार हम लोग लेंगे tan 30 p बाई बी, तो tan 30 लेंगे, tan 30 तो P बाई बी, P क्या है, ए बी, और बेस क्या है 6√3 ना, P बाई बी जानते हो ना, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 ए बी बाई 6√3, √3 कैंसिल, तो ए बी का मान क्या हो गया यहां पे 6, ए बी का मान हो गया 6 मीटर। अब देखो, अब ये आपका कंप्लीट अभी आंसर नहीं है, अब बीसी भी निकालना है। तो बीसी यानी हाइपोटेन्यूज, अब बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज। अब ये तो हम लोग ये भी निकाल लिया ना, एक्चुअली ए बी भी निकाल चुके हैं, पी निकाल चुके हैं, जो कितना आया 6। अब पी है और एच निकालना है। तो पी और एच, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां यूज होता है, साइन में, साइन थीटा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच। तो साइन 30 अब लगाओ, साइन 30, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, P, P यानी बोले तो ए बी यानी 6 बाई पी एच यानी BC, H ना BC। तो यहां साइन 30 का जैसे आप जानते हो हाफ होता है वैल्यू, हाफ इक्वल्स टू 6 बाई BC, तो BC बराबर 12। अब बोला जा रहा था कि टोटल हाइट बताइए पोल का, तो यहां 6 मीटर और 12 मीटर, टोटल हाइट कितना हो जाएगा 6 और 12, ये और ये सब हाइट है पोल का, क्योंकि साइक्लोन आने के कारण पोल गिर गया यहां से। तो 6 और 12 18 ना हो जाएगा, तो पोल की हाइट क्या हो जाएगी प्यारे 18। 6 बोल के मत कंफ्यूज होना, ठीक है। देख रहे हो ऑप्शन में 12 भी है, 12√3 भी है, लेकिन करेक्ट आंसर मस्ट बी 18। ये है। तो जब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस को बेसिक से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक ऐसे सवालों को बनाने में थोड़ी तो कठिनाइयां आएगी ही, ओके। लेकिन आज का जो सवाल था जो प्योरली बेसिक पे ही आधारित था, प्योर बेसिक। अब देखो ये हम बता के क्या इसमें हम ये करें, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, 1/90, ऑप्शन सी, सॉरी। हाँ जी, ये तो बॉड मास है, ठीक है। इसका आंसर लिख लो 1/90, राइट। जोड़ घटा गुना भाग, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, ये पाइप तथा टंकी से लिया गया प्रॉब्लम है। जैसा कि देख सकते हो, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स। अभी जैसे आपको टाइम एंड वर्क का मैंने बताया कि टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में हम लोग इफिशियंसी के लिए मरते हैं। एक बार इफिशियंसी निकल गई ना, तो सोचो कि सवाल बन गया इफिशियंसी। तो बोलोगे इसमें इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट होगा सर जी? तो देखो, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसे
x घंटे में खाली कर सकता है। तो 2 इनलेट है, एक आउटलेट है। अब कहा जा रहा है कि सभी पाइपों को अगर खोल दिया जाए 10:30 बजे सुबह और सी जो आउटलेट है उसको 2:30 बजे दोपहर बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में रात के 8:30 बज जाते हैं। रात के 8:30 बज जाते हैं। तो आपको पता लगाना है कि x का मान क्या होगा, है ना। मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, क्या टेक्निक अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि टोटल कितना यूनिट है। तो 16 और 24 का एलसीएम ले लो, जैसे अब टाइम एंड वर्क में बताए। यहां से इसकी इफिशियंसी निकल जाएगी ए और बी की। तो 16 और 24 का एलसीएम हुआ 48, टोटल वर्क है 48। तो ये 3, ये 2 एलसीएम ले, ये इफिशियंसी निकल रही है। 3 यूनिट पर मिनट ये फिल कर सकता है, ये 2 यूनिट पर मिनट फिल कर सकता है, ठीक है, फिल कर सकता है। 3 यूनिट पर आवर, आवर में है तो मिनट नहीं है, आवर में। ये 2 यूनिट पर आवर फिल कर सकता है। अब देखो इन तीनों को हम लोग खोल दिए थे कितने बजे, 10:30 बजे। तो देखो 10:30 से इनलेट वाला 10:30 से पूरा 8:30 बजे तक खुला रहा। 10:30 से 8:30, तो 10:30 से 8:30 रात कब हो गया, 10 घंटे गुजर गए। तो 3 + 2 इंटू 10 आवर्स, 10 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना यूनिट इसने फिल कर दिया। माइनस, क्योंकि जो 2:30 बजे बंद किए हैं वो आउटलेट है, आउटलेट के आगे क्या लगता है, माइनस लगता है। ये 10:30 से 2:30 बजे 4 ही घंटा चला, 4 ही घंटा। लेकिन हमें सी की इफिशियंसी नहीं पता, तो सी ही ले लो इफिशियंसी, इंटू 4 बराबर 48 ना। अब यहां से देखो, यहां से सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। 50 में से 48 गया 2, तो 2 = 4c, तो c = हाफ ना। c की इफिशियंसी कितनी लिखी, हाफ। अब बताओ हाफ अगर ये अकेले इसको c को खोला जाता तो पूरी टंकी को खाली करने में ये कितना समय लेता। टोटल है 48 और हाफ यूनिट ये खाली कर रहा है, तो 48 यूनिट को एम्प्टी करने में इसे टोटल कितना टाइम लगेगा, 48/2 टाइम 96 ना। तो इस सवाल का जवाब क्या है, 96 लगेगा, क्योंकि हाफ यूनिट खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो 1 यूनिट खाली करेगा 2 घंटे में, तो 48 यूनिट खाली करने में 48 दूनी कर लो 96, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो अब तो वहां तक बना लिया तो आसान हो गया बनाना। तो चलिए ये 96। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये ट्रिगो से लिया गया सवाल, ट्रिगो। जैसे आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी पर ये है, इसको कॉट को हम लोग tan में बदल सकते हैं। कैसे, 90 - 59 लिख सकते हैं ना, कॉट 90 - 59, और कॉट 90 - थीटा क्या होता है प्यारे, tan थीटा। ओके, उसी पर ये क्वेश्चन आधारित है। तो जैसे कि आप देख सकते हो sec स्क्वायर 59 डिग्री है ना, इसको भी हम लोग tan में बदल दें। कैसे, माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, 31 को कॉट स्क्वायर 90 - 59, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आप 31 ही लिख रहे हो। ठीक है, ये लिख लिए। फिर देखो -2/3 sin 90 कितना होता है, 1। sin 90 तो डायरेक्ट जानते हैं हम लोग 1। यहां देखो, यहां पे है -3 tan स्क्वायर 56, y है, y को अलग कर देना क्योंकि y ये है, ठीक है, 3y है। एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां 56y दे दिया है, y एक्चुअली इनटू है, वो अंडरस्टूड है। रियल एग्जाम में भी, मतलब जो IBPS या SSC कंडक्ट कराती है उस वहां पे भी आप इस तरह के प्रॉब्लम देखोगे तो समझ जाना, एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, y का, y सेपरेट है, y एक वेरिएबल है। ओके, तो 56 डिग्री और 34। अब जैसा कि आप लोग यहां पे भी जानते हो कि tan इंटू कॉट क्या होता है, 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो हम लोग चाहेंगे ना इसको कॉट में बदलना, तो tan स्क्वायर 56 डिग्री, इसको हम लोग tan स्क्वायर 34 को इस तरह लिख सकते हैं, tan स्क्वायर। समझाने के लिए मैं थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूं, 90 - 56 लिख सकते हैं ना, 90 - 56 स्टिल ना 34। अब बोलो 6
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दूं 1, ये 1 बदल गया, माइनस 2y/3, ओ सॉरी 2/3 है ना सिर्फ, हाँ 2/3, यहां पे देखो माइनस, यहां 3y था माइंड यू, माइनस 3y इंटू 1, वो तो 1 हो गया, इक्वल्स टू y/3 ना गिवन है, तो y का मान निकालना है। अब तो निकालना आसान हो गया आप सबके लिए, तो बोलो उधर ट्रांसफर कर दो, तो 18 माइनस 2 16/3, 18 माइनस 2 16/3, और उधर जाएगा तो 9y प्लस y 10y/3, 10y/3, 3 कैंसिल, तो y का मान 16/10, 16/10 मतलब 8/5 ना, तो y का मान क्या आएगा 8/5, यानी ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। मेरा काम था बस ये वाला चीज को बता देना, ये यहां से आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा 8/3, y का वैल्यू 8/5 आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 8/5, राइट, आफ्टर सॉल्विंग इट, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, इसकी तो 1 मैं लिख ही दिया हूं, ये भी 10 इंटू कॉट हो जाएगा 1, बस सॉल्व कर लो, y/3 तो इक्वल्स टू दिया ही है, तो y का कुल मिला के मान जो आएगा 8/5, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो ये कितना नॉर्मल सा डीआई है, याद रखना एसएससी बैंक में इससे टफ डीआई मिलेगा, ये बहुत ही नॉर्मल सा डीआई आपके सामने रखा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हो, इसे हम लोग कहते हैं बार ग्राफ, बार, ये बार बना हुआ है, इसमें कलर दिया हुआ है 3 वर्षों के बारे में, एक 2008 है, फिर 2010 है, 2012, व्हाइट वाला 2012 को इंडिकेट कर रहा है, मिडिल वाला 2010 को दर्शा रहा है, और ब्लैक ये शुरुआत वाला, शुरुआत जो देख रहे हो डायग्राम, वो 2008 को दर्शा रहा है। आपकी सहूलियत के लिए यहां सारा डेटा दिया हुआ, आपको मिलाने की यहां जरूरत नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है इस टेबल में जो जो उसका वैल्यू है। ओके, सीधे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन द गिवन इन विच सब्जेक्ट वाज द लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड इन 2010, किस विषय में सबसे कम 2010 में, किस सब्जेक्ट में, इस दंड आरेख के अनुसार वर्ष 2010 में किस विषय में सबसे कम अंक आए थे, कोई भी बता देगा सबसे कम अंक किस विषय में आया था 2010 में। तो 2010 में आप देख सकते हो यहां 49 है, यहां 35 है, यहां 10 है, यहां 56 है। एनीबडी कैन आंसर, देखते ही समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में सबसे कम आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंग्लिश, सबसे कम स्कोर आया था। तभी ना मैंने कहा था बहुत आसान सा आज का पेपर था, देखते ही बोल दो इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे कम आया है, देख सकते हो 10 2010 में, बाकी सब जगह ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी देखो, कहा जा रहा है कि इन द गिवन चार्ट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 2012 एज कंपेयर टू 2008, है ना। 2012 में गणित में 2012 में प्राप्त अंक 2008 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि लाया है ना। 2012 देख सकते हो 72 है, यहां कितना है 38 है। मैथमेटिक्स है ना, बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया था ग्राफ से, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। यहां 72 आया है, यहां 38 आया है, कितने का ग्रोथ हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है 34 का। तो 34 जो है 38 से कितना मोर है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है 38 से, देन 2010 है ना, 2010 की ना तुलना में, तो इसीलिए हम लोग 2008 की ना तुलना में, तो 2008 वाला डेटा नीचे रखेंगे। तो 34 जो है 38 का कितना परसेंट है, तो लगभग इसको राउंडेड करोगे तो 89% आ रहा है, ऑप्शन डी 89। बनाने का तरीका मैंने बता दिया। चलिए, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, नो नीड टू सॉल्व इट। जैसे देख सकते हो ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेजेस ए एंड बी हैज टेकन टुगेदर। अब देखो रेशियो जब जब पूछे या परसेंटेज जब जब पूछे, तो मैं बस यही हिंट देना चाहूंगा कि जो मेन डेटा है उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1800 का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। कहां कहां, जब जब डीआई में आपसे रेशियो पूछे, कुछ भी फिगर क्यों ना दिया रहे, यही मेरा सुझाव है, उस स्थिति में हम लोग टोटल डेटा को लेके नहीं चलेंगे, यानी टोटल फिगर को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग बस ग्राफ से ही फिगर को पिक कर लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो
कॉलेज ए और बी को मिलाकर लड़कों और लड़कियों का रेशियो क्या है, ए और बी। ए में लड़का और लड़की, ए में हम लोग देखो 20 का क्या लेंगे, लड़का और लड़की का मिलाकर है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेजेस ए एंड बी हैज टेकन टुगेदर, ए और बी का। तो देखो ए प्लस बी, बॉयज, पहले बॉयज निकाल लो, बॉयज देखो ए बी, 20 का 4/9, 20 लेंगे 4/9 प्लस बी का लो 18 का 1/3, बॉयज सेपरेट हो गया। अब उसी तरह गर्ल्स ए और बी टुगेदर है, तरीका बता रहा हूं, बोलो 20 का 5/9, 20 का 5/9 लेना प्लस 18 का 2/3, 18 का 2/3। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 6 जा, अब देखो 80 और 54 134, और यहां पे प्यारे आपका 100 और 9 6 जा 54 154, सॉरी 12 9 जा 108 ना, 100 प्लस 108 208, यानी रेशियो देख रहे हो 67:104 आ रहा है ना, 67:104। बस मुझे तरीका समझाना है कि मैं आपकी जगह होता तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेता। मैं 1800 का प्रयोग ही नहीं करता, कहां रेशियो के केस में एज वेल एज परसेंटेज के केस में। यही सब जांचना चाहता है एग्जामिनर कि आपको शॉर्टकट टेक्निक आता है या नहीं आता है, कि 1800 का प्रयोग करने बैठ जाओगे या कोई और फिगर होता है उसका प्रयोग करने बैठ जाओगे, कभी नहीं। डीआई में ऐसा कभी नहीं, सिर्फ ग्राफ का ही इस्तेमाल करना, आंकड़ा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, यहां से डेटा बस लेना। क्योंकि मैंने 1 सेकंड के लिए मान लिया कि ए में टोटल 20 छात्र हैं और 20 में लड़का कितना है और 18 में लड़का कितना है ये निकाल लिया है ना, उसका प्रयोग ही नहीं कर रहा है। चलो ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है, इसमें भी हमें नहीं लगता किसी को अब दिक्कत होनी चाहिए। मैंने एक बस एक समझा दिया, बता दिया कैसे आपको फाइंड करना चाहिए। ओके, हाँ ये देखो, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन प्रतीत होता है। हाँ, इसका आंसर जो था, इसका आंसर किस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत अंतर न्यूनतम है, डी, डी इसका आंसर है, डी, सॉरी इसका आंसर है डी, देख लो बिल्कुल नजर ही आ रहा है, डी में अंतर जो हुआ न्यूनतम है। नेक्स्ट, हाँ मैं बात कर रहा था इस प्रॉब्लम का, ट्रिगो का ये सवाल नजर आ रहा है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब देखो, देखो जरा कितना मजेदार क्वेश्चन है, बिना वक्त लगाए ही आप आंसर दे सकते हो। कह रहा है क्या, समकोण सी पर, ये रहा ट्रायंगल सी, ये है समकोण यानी 90 डिग्री। अब ए बराबर बी है, ये ए है ये बी है, तो आप ही बताओ ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलके 45 ना होगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये बी मान लो, क्योंकि या ए मान लो, जो भी मानना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी, ठीक है, या सी बी ए बी सी कुछ भी, ठीक है। सी पर लेकिन समकोण बना रहा है, लेकिन इसको हमको डेफिनेटली सी लेना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री समकोण, राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, तो बताओ ये 90, तो ये दोनों 45 होगा कि नहीं, बोलोगे हाँ सर 45 होगा, क्योंकि ये 90 है तो 180। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, कॉस ए का मान बताओ, तो कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री, और जैसा कि पता है प्यारे कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। हो गया आंसर ऑप्शन सी, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा हिंट दे दिया गया था, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल तभी हो सकता है जब 90 डिग्री का बंटवारा इक्वली करो, 45 में, ये तो ऑलरेडी हो चुका है 90। आ रही है बात समझ में, यही बात। चलिए अब यही क्वेश्चन देख लो, ये प्योरली अलजेब्रा वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है, प्योरली अलजेब्रा से लिया गया क्वेश्चन है।
अब जो बच्चों को सिंपल सा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो ऐसे ही छोड़ के आ जाएगा ना। देखो ये कैसे ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, फटाफट आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 48 है, तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 16, इसमें 16 48 है तो 3 भागों में बांट दो, 16 16 16, और इधर से माइनस 8a लोगे, बोलो ना, लोगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a, ये नजर आ रहा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले a माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको a माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसी तरह बी स्क्वायर माइनस ये इधर भी प्लस 16 ले लो, 16 16 16 48 है ना इधर, और इधर से माइनस बी 8b लिख सकते हैं, इसको भी बोलो क्या लिख सकते हैं, b माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और उसी प्रकार c वाला c स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8c, तो बताइए इसको भी हम लोग c माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 0, तो यहां भी इक्वल्स टू 0। अब बोलो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a और b और c तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि a माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 4, a भी 4 b भी 4 c भी 4, तो a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे 4। अब यहां पुट कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो 4 है, ये दोनों तो कट जाएगा, तो 4 का क्यूब ना बचेगा, तो 4 का क्यूब सिर्फ c का क्यूब, मतलब सोचो 4 का क्यूब बचा, तो 4 का क्यूब 64 का क्यूब रूट तो 4 ही होगा ना फाइनली, तो इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन बी। तो देखा आपने, बिल्कुल फॉर्मूला पर ये बेस्ड था, ये सवाल अलजेब्रा से लिया गया ये क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस रहते तो जरूर ये प्रॉब्लम बना लिए होता, बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे, मैं डाउट नहीं कर रहा हूं आप लोग के टैलेंट पे, बहुत सारे जो बच्चे मिस किए उनके लिए मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह से उनको अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, A and B are the length of two sides of a triangle such that the product AB equals to 24. एकदम अच्छा क्वेश्चन है। Where A and B are integers, then how many such triangle are possible? कहा जा रहा है कि A और B एक त्रिभुज की दो भुजाओं, आप बताओ प्यारे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3, ABC, ABC ना, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है ABC, तो ABC साइड्स होता है, एकदम शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूं समझाने के लिए, ABC साइड्स होते हैं। AB का प्रोडक्ट दिया है 24, AB का प्रोडक्ट दिया है 24, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है AB का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज, तो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है 124, 1 and 24, 2 and 12, 3 and 8, 3 8 जा 24, और चौथा पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है 4 and 6। यही ना हो सकता है 24 लाने का, ए और बी के प्लेस पे 1 गुना 24 करोगे तो 24, 2 गुना 12 करोगे तो भी 24, 3 गुना 8 करोगे तो भी 24, 4 गुना 6 करोगे तो भी 24। अब लेकिन हमें सी का पॉसिबल वैल्यूज पता लगाना है, सी का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। तो देखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी जो होगा ना, वह ए प्लस बी से छोटा होगा सी, या ए माइनस बी छोटा होगा सी से, यानी सी बड़ा होगा ए माइनस बी से, यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है सी का। तो उतने त्रिभुज बनेंगे, देखो कैसे, अगर ए प्लस बी लेते हो यानी पहला केस लेते हो तो यहां 25 ग्रेटर देन सी, और 24 माइनस 1 23 से कम, तो 23 से कम है ना, सॉरी 23 से ज्यादा, सी का वैल्यू 23 से ज्यादा लेकिन 25 से कम, क्योंकि 25 ज्यादा है ना, तो 23 से ज्यादा 25 से कम, एक ही सी की वैल्यू पॉसिबल है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी यहां क्या हो सकता है 24, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी क्या हो सकता है 24। ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं नोटपैड पे इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग तैयार हो, यहां पे पहले देख लो, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अगर हो सके पॉसिबल तो ले सकते हो, फिर मैं इसको समझाना चाहूंगा नोटपैड पे, क्योंकि यहां थोड़ा स्पेस की कमी
नजर आएगी इस सवाल को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो नोट पैड की मदद लेता हूं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई, मैं क्या बोल रहा था कि ए बी का प्रोडक्ट है 24, ए बी क्या है 24, तो क्या क्या हो सकता है? 124, एक 24, 2 12, ये दिया हुआ था 3 8, समझना ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, और 4 6 ना, यही ना 4 पॉसिबिलिटी हो। अब सी क्या क्या पॉसिबल है? सी याद रखना a प्लस बी से छोटा होगा सी, लेकिन a माइनस बी से बड़ा होगा कौन? सी। तो यहां देखो, यदि ये केस लेते हो 1 + 24 वाला, ये वाला केस लेते हो, तो बोलो 25 से बड़ा सी, ये 25 बड़ा सी से, लेकिन 24 माइनस 1, सी का मान 23 से बड़ा, 23 से बड़ा लेकिन 25 से छोटा, एक ही ना सी का पॉसिबल वैल्यू है। तो पॉसिबल वैल्यू जो सी होगा, पहला पॉसिबल होगा सी का 24, ये हुआ पहला। अब इसमें आते हैं 2 12 में, तो 2 12 में 12 2 14, 12 2 14, यहां डायरेक्ट 14 से कम, लेकिन 12 माइनस 2 10 से बड़ा। अब बोलो सी का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी क्या क्या हो सकता है? 10 से बड़ा यानी 11 12 13 ना, यहां पे 3 पॉसिबल वैल्यू आए, किसके? सी के। तीसरा केस लो 3 8 में, 3 8, तो 8 3 11, 11 से छोटा लेकिन 5 से बड़ा कौन? सी। तो बोलो भाई 5 से बड़ा, 5 से बड़ा लेकिन 11 से छोटा में सी क्या क्या पॉसिबल है? 6 7 8 9 10 ना, तो जितना सी बन रहा है उतने त्रिभुज बन रहे हैं। याद रखना, हमें पूछा ही गया था सवाल में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो चलो ये हो गया। अब अंतिम में 4 और 6 वाला केस लेते हैं, 4 और 6 वाला। तो देखो 4 6 मतलब 4 + 6 10 से छोटा, लेकिन 6 - 4 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। तो सी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है प्यारे? 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो देखो एक यहां, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 16। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा 16। ठीक है, इसका सही जवाब होगा प्यारे 16। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी 16 त्रिभुज बनाए जा सकते थे। चलिए अब आज का अंतिम सवाल आपके लिए ये रहा। तो अपने अपने उम्मीद करता हूं आंसर्स मैच कर लिए होंगे। ये रेशियो पर आधारित सवाल है। जरा आपको पता होना चाहिए इस ऐसे सवाल में फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का जब आप प्रोपोर्शन पढ़ोगे डिटेल में, तो आपको BC/A ये फॉर्मूला लगाते हैं। बोलोगे B कौन है? B यहां 16 है, C कौन है? 5 है, और A कौन है? 12 है। तो 16 × 5 / 12 80/12 यानी 20/3, 20/3 फोर्थ प्रोपोर्शन निकल गया। और 20/15 21 प्रोपोर्शन में है। 20y तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या था? x का ना मान निकालना था, यहां x है ना, तो ये x निकल गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे?
तो y का मान के लिए क्या करेंगे, 20/y प्रोपोर्शन में इक्वल्स टू 15/21। अब यहां से y का वैल्यू पता करो, 5 4 जा, 5 3 जा, 3 7 जा, तो 4 7 28 ना, तो y का मान कितना आ रहा है 28, x का मान 20/3 और y का मान 28। अब हमें इसको कहां पुट करना है, यहां पे 6x - y का वैल्यू पता करना है। तो 6 × 20/3, x का वैल्यू 20/3 माइनस y कितना है 28 ना। अब देखो तो सॉल्व करके 40 में से 28 गया, 40 में से 28 गया तो 12 ना आएगा इसका मान क्या हो जाएगा 12, एकदम डंके की चोट पे कहना 12 इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 इज द राइट आंसर। तो यही था आज का डिस्कशन वाला सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अधिकतम स्कोर कर रहे होंगे, ताकि हमें आप लोगों का ख्याल रखने का हमें अवसर प्राप्त हो। यही रीजन है कि मैंने ये पूरे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर डाले। जहां जहां जिससे त्रुटि हुई है अपनी त्रुटि सुधारेंगे और आगे भविष्य के बारे में सोचना है। और लेट्स इंस्पायर बिहार, यही हम लोग की शुभकामना है। तो ऑल द बेस्ट आप सबों को। चलिए, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।